नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है टिटनेस या नसबंदी। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मेरी शादी एक मीना नाम की लड़की के साथ हुई थी। मीना बहुत ही संस्कारी, सुलझी हुई लड़की थी। मैं मीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था कि मीना मेरे पास रहे। अचानक ही मीना की इतनी हालत खराब हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। आखिर कैसे हुई मीना की मौत, आइए जानते हैं। टैक्सी हिचकोले खा रही थी। कच्ची सड़क पार कर पक्की सड़क पर आते ही मैंने अपने माथे से पंडित जी द्वारा कसकर बांधा गया मुकुट उतार दिया। पगड़ी और मुकुट पसीने से चिपचिपे हो गए थे। बगल में बैठी सिमटी सुकड़ी दुल्हन की ओर नजर घुमाकर देखा तो वह टैक्सी की खिड़की की ओर थोड़े से घूंघट से सर निकालकर अपने पीछे छोड़ आए बाबुल के घर की यादें अपनी भीगी आंखों में संजो लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी बहुत दूर जाना है, मुकुट उतार लो। चूड़ियों की खनक हुई और इसी खनक के संगीत ने उसने अपना मुकुट उतार कर वहीं पीछे रख दिया जहां मैंने मुकुट रखा था। चूड़ियों के इस संगीत ने मुझे दूर यादों में पहुंचा दिया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कुछ उफरने लगा है जो उबाल आकर आंखों की राह बह चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं इसी तरह मीना को दुल्हन बनाकर ला रहा था। तब नएपन का जोश था, उमंग थी, कौतूहल था। तब मैंने इसी तरह कार में बैठी लाश से सुकड़ी दुल्हन का मौका देखकर चुपके से घूंघट उठाने की कोशिश की थी। वह मेरा हाथ रोककर और भी ज्यादा सिकुड़ गई थी। मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं था। मैंने चाचा जी की पसंद को ही अपनी पसंद मान लिया था। अब उसे देखने के लिए मन उतावला हो रहा था। मीना को पाकर मैं फूला नहीं समा रहा था। वह भी खुश थी। बड़े पूरे परिवार में वह जल्द ही हिल मिल गई। माँ उसकी तारीफ करते नहीं अगाती थी। घर में जो भी औरत आती वे अपनी बहू से उन्हें जरूर मिलाती थी। अपने 5 बेटों और बड़ी बहू का वे उतना ध्यान नहीं रखती थी जितना उसका रखती थी। सास ससुर की देखरेख, देवर नंदों की पढ़ाई की सुविधा जुटाना, मुझे कॉलेज में जाने के लिए कपड़े, जूते, किताबें तैयार कराना, नौकर चाकरों को अपनी देखरेख में काम कराना उसके जिम्मे लगने लगा था। अब मैं कभी शहर घूमने जाने या अपने दोस्त के यहाँ चलने के लिए कहता, वो धीरे से कह देती, ससुर जी को दवा देनी है, नौकरों से सब्जी की गुड़ाई करानी, जानवरों के साना पानी देना है। जेठानी जी अकेले कहाँ काम कर पाएंगी इतना सारा। मैं चली जाऊंगी तो सासू माँ को तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज नहीं, फिर कभी। उसकी ऐसी दलीलों को सुनकर मैं मन मसोस कर मुझे चुप रह जाना पड़ता। मेहता जी की पत्नी ताना देकर कहती, सर जी कभी बहू को तो लाया करो। आपने तो उन्हें ऐसे छिपा लिया है जैसे हम नजर लगा देंगे। कॉलेज से जब घर लौटता तो थक कर चूर हो जाता था। कभी कभी तो 8 पीरियड पढ़ाने पड़ जाते थे। मेरी तकलीफ मीना जानती थी। उसे निकालकर जिद करके वह मालिश करने लग जाती। एक दिन वह मुझसे नाराज थी। रात को बिना खाए ही सो गई। बात यह थी कि उस दिन मेरे पास आकर कहा था, मास्टर जी एक बात कहूँ? अगर आप मानोगे तभी कहूंगी, वह बड़ी मासूमियत से बोली। वह अकेले में मुझे मास्टर जी कहती थी। मैंने प्यार से कहा, कहो तो सही, पहले मानूंगा कहो। वह बोली, अच्छा बाबा मानूंगा। मैंने बोला, मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। उसने कहा, किस लिए चाहिए यह तो बताओ। अभी यह मत पूछो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मुझे 200 रुपए की जरूरत है। वह बोली, जब तक तुम वजह नहीं बताओगी पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने भी अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद वह रात को मुझसे नहीं बोली। सबको खाना खिलाकर वह बिना खाए ही सो गई। दूसरे दिन माँ जी को मीना से कहते हुए सुना, क्या बात है, तुम लोग तो आज घूमने जाने वाले थे, अभी तक तैयार नहीं हुए। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया माँ जी। अगर आप थोड़ा पैसों की मदद कर दे तो मैं उनसे मांगकर आपको दे दूंगी, नहीं तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। वे 1 हफ्ते से कितने बेचैन हैं। कहते हुए वे माँ जी की ओर याचना भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा था तो अभी तक क्यों नहीं कहा? मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हारे जाने का प्रोग्राम बदल गया है। माँ बोली। माँ जी, मैंने सोचा कि उनसे कहकर मुझे देखकर वह चुप हो गई। मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। सास बहू की बातें मेरे कानों में पड़ी तो मैं उनके पास पहुंचा और जेब से पैसे निकालकर मीना को थमाते हुए कहा, अरे भाई, पहले ही कह दिया होता। मैं तो खाली वजह ही पूछ रहा था, मैंने कभी मना किया है तुम्हें? वह मुस्कुराते हुए पैसे लेकर अंदर की ओर चल दी। वह देवर ननद को यह खुशखबरी देने की बेचैनी अपने में नहीं रोक सकी। देवर व ननद से इतना लगा देखकर मन में उससे और भी प्यार हो आया। हमारी खुशहाल जिंदगी के 2 साल बीत गए। इस बीच हमारी गोद में एक नन्हा मुन्ना भी आ गया। बच्चे की जिम्मेदारी माँ जी ने अपने ऊपर ली थी। वे उसे नहलाती धुलाती देखरेख करती। मीना केवल अपना दूध पिलाने और रात को पास में ही सुलाने की ड्यूटी निभाती। सब ठीक ही चल रहा था। बोझ का एहसास तो तब हुआ जब 4 साल और 2 साल के फर्क में लड़कियां और चली आई।
उस दिन मेरा बेटा सूरज मेरे पलंग पर आकर सो गया था। बड़ी बेटी माँ के पास सो रही थी और छोटी बेटी को मीना थपकी देकर अपनी चारपाई पर सुला रही थी। मैंने मीना के मन को टटोलने के लिए पूछा, आधा दर्जन पूरा होने में 3 ही अदद की तो कमी है, तुम्हारा क्या विचार है? वह झुंझलाकर बोली, तुम भी कैसी बात करते हो जी? इन 2 लड़कियों की फिक्र ही मेरा दिमाग चाट रही है। 2 एक और हो जाए तो घर का बट्टा ही बैठ जाएगा। ब्याहने के लिए कहाँ से लाओगे इतने पैसे? मैंने उससे कहा। तुम ठीक कह रही हो, वह तो मैंने तुम्हारे विचार जानने के लिए कहा था। सोच रहा हूँ कि इस आने वाले जाड़ों में परिवार नियोजन करा लूं। यह सुनकर वह चौंक पड़ी। कुछ देर वह मेरी ओर ताकती रही, फिर मेरे पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम इतने कमजोर हो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, मुझे ही फैमिली प्लानिंग करा लेने दो। तुम जब कहो तब मैं अस्पताल चल दूंगी। वह खींच उठा। तुम्हारी सोच तो बस जिद करने की आदत है। तुम यह क्यों नहीं समझती कि मर्द को फैमिली प्लानिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, औरत के लिए दिक्कत होती है। अस्पताल में कम से कम 2 दिन रुकना पड़ता है। दूसरा कोई आसान तरीका अभी नहीं निकला है। तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, तुम यह कभी मत करना। मैंने सुना कि मर्द कमजोर हो जाते हैं। मैं सारी तकलीफ झेलने को तैयार हूँ, पर तुम्हें ऑपरेशन नहीं कराने दूंगी। उसके मासूम चेहरे को देखकर मुझे हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं। 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि सरकारी आदेश आ गया। 2 बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे हैं, तुरंत नस्बंदी कराने के सख्त आदेश कर दिए गए। उन दिनों इमरजेंसी चल रही थी। चमचों और पिछलगुओं की बन आई थी। नेताओं को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए जनता पर जी तोड़ कहर ढाया जा रहा था। तब प्रिंसिपल भी भला पीछे क्यों रहे? उनके तो दोनों हाथ में लड्डू थे। सरकार को भी खुश करो और दर्जन भर केस दिलवाकर इंक्रीमेंट और जुड़वा लो। मैंने ऑपरेशन कराने से पहले मीना की रजामंदी लेना ठीक समझा, वरना उसे मनाना मुश्किल होगा। इन दिनों वह बच्चों को लेकर शामपुर गई हुई थी। जब उसे मालूम हुआ कि मैं ऑपरेशन कराने वाला हूँ, वह दौड़ी दौड़ी चली आई। मेरे समझाने पर भी वह नहीं मानी। ऑपरेशन की ड्रेस पहनाकर जब नर्सें उसे ऑपरेशन रूम में ले जा रही थी, तब मेरा कलेजा काटने को आ रहा था। मैं अपने आप को धिक्कार हो रहा था कि उसे क्यों अस्पताल ले आया, क्यों उसकी बात मानी। ऑपरेशन रूम से बाहर आने में तकरीबन आधा घंटा लगा होगा। मुझे वे पल घंटों लंबे लग रहे थे। स्ट्रेचर पर सफेद कपड़ों में उसे बेहोश देखकर मुझे एक बार की रोना सा आ गया। गला ऐसा भर आया मानो जैसे गला घोटने लगा हो। बेहोशी में कराह के बीच उसका पहला साफ शब्द था, मास्टर जी। 3 साल बाद शादी की 13वीं सालगिरह की मनहूस आखिरी रील चल रही थी। इस रील के प्रमुख पात्र थे, मैं नायक था, नायिका मीना थी और खलनायक खुद ऊपर वाला। खलनायक को मीना का मेरे पास रहना अब नागवारा सा लगा। फिर क्या था? उसने उसे मुझसे छीनने की साजिश रच डाली। क्या लगता है दोस्तों, आखिर सौरभ ऐसा क्यों कह रहा था? क्या हुआ था मीना के साथ? जानने के लिए कहानी पर बने रहे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी कहानी का अगला भाग आएगा। धन्यवाद।